जय हिंद साथियों, एसके टेक ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं डीसी मोटर का पार्ट 2। कल आपको बताए थे डीसी मोटर पार्ट 1, जिसमें कि आपका 30 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। अब आगे जो शेष बचा हुआ है 51 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 31 क्या करता है, किस मोटर में यह जो विशेषता जो दिखा रहा है यह स्पीड है और ये टॉर्क है। तो कहता है कि टॉर्क अगर हम बढ़ाते जाएं तो स्पीड क्या होता है कि घटता है। तो ये विशेषता किस मोटर में होता है कि टॉर्क बढ़ाने से स्पीड घटता है। तो इस तरह का विशेषता जो होता है वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा मोटर जिसमें अगर टॉर्क बढ़ाएं तो स्पीड घटता है, स्पीड का मान घटता है, ऐसा किसमें होता है, संचयी यौगिक मोटर में। ठीक, यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखिए 32 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार से होता है। यानी कि डीसी सीरीज मोटर का स्पीड जो कंट्रोल होता है, गति नियंत्रण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए किस प्रकार से गति नियंत्रित कर रहा है। जो फील्ड रेसिस्टेंस है, फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करके क्या कर दिया कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है फील्ड पैरेलल मेथड, क्षेत्र समांतर विधि। दूसरा क्या है, फील्ड डायवर्टर विधि, तो फील्ड तो डायवर्टर नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्या है, फील्ड टैपिंग विधि, फील्ड को टैपिंग भी नहीं कर रहे हैं। आर्मेचर डायवर्टर विधि, तो आर्मेचर को भी डायवर्ट नहीं कर रहे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला क्षेत्र को समांतर विधि। देखिए फील्ड जो है, फील्ड को क्या करें कि समांतर से जोड़ दिए, एक इस तरह से, एक पॉइंट यहाँ से चला है, यहाँ से एक ऐसे जोड़ दिए और दूसरा एक ऐसे करके इस तरह से जोड़ दिया है। तो देखिए क्या है, दोनों फील्ड को समांतर में कनेक्ट कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी कि डीसी सीरीज मोटर के गति नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ता है, किस प्रकार का नियंत्रण किया जाता है। तो कहता है कि पैरेलल फील्ड मेथड को, फील्ड को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। आगे आइए 33 में कहता है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी डीसी मोटर प्रयुक्त होता है। कतरनी मशीन के लिए कौन सा डीसी मोटर प्रयुक्त होता है। तो देखिए एक कतरनी मशीन यानी कि काटने वाली मशीन, और एक होता है पंचिंग मशीन, पंच करने वाला मशीन। इस दोनों मशीन के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं, तो संचयी यौगिक मोटर का, अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो कतरनी मशीनों के लिए कौन सी डीसी मोटर प्रयुक्त होता है, तो संचयी यौगिक मोटर, सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचयी यौगिक मोटर। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ता है। तो हम स्टार्टर का उपयोग क्यों किए थे, क्योंकि जब स्टार्टर अगर हम नहीं लगाते थे तो क्या होता था कि जब करंट देते थे तो हाई करंट फॉलो कर जाता था सर्किट में, जिससे कि होल्डिंग स्विच जो होता था उसको जला देने का खतरा रहता था। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, तो डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ता है, तो आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। क्योंकि आर्मेचर करंट अगर सीमित नहीं करेंगे तो होल्डिंग कॉइल जो है वो जला देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, तो आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। 34 का आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए, तो आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो देखिए मैगर जो होता है उससे हम लोग क्या मापते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस या हाई रेसिस्टेंस। ओम मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, मीडियम रेसिस्टेंस। मल्टीमीटर से करंट, वोल्टेज और मीडियम रेसिस्टेंस। तो एक क्या बच गया, ग्लोअर, तो ग्लोअर ही हो जाएगा। ग्राउलर जो हो जाएगा उससे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, ठीक ना। तो ग्लोअर हो जाएगा। तो हो जाएगा आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम लोग ग्लोअर का यूज करते हैं। 35 का बी नंबर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है,
3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर का जो होल्डिंग कॉइल होता है उसके शंट फील्ड को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? तो सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? तो उच्च गति के मोटर की रक्षा करने के लिए, जो हाई स्पीड का जो मोटर होता है उसकी रक्षा करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ते हैं? तो क्या कहता है कि उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए, मतलब हाई गति नहीं आई इसलिए। आगे 37 क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या है? एनबीसी मतलब नो वोल्ट ट्रिप कॉइल। एनबीसी, एनबीसी का मतलब क्या होता है? नो वोल्ट ट्रिप कॉइल। ठीक, एनबीसी का मतलब नो वोल्ट ट्रिप कॉइल। तो कहता 3 बिंदु स्टार्टर में या 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? गति में वृद्धि को रोकने के लिए, स्पीड जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को रोकने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य गति में वृद्धि को रोकने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 37 का आंसर डी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है कि भारी भार के अचानक भारित करने से, यानी कि अचानक जोड़ देने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? मतलब कि होता है हैवी लोड। भारी भार का मतलब हैवी लोड। तो हैवी लोड को अचानक कनेक्ट कर देने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो हैवी लोड के लिए हमेशा किसका उपयोग करते हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, संचयी यौगिक मोटर का। भारी लोड के अचानक कनेक्ट कर देने के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं? तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, संचयी यौगिक मोटर। 38 का आंसर डी हो जाएगा। आगे है 39 क्वेश्चन है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से समान से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करता है? मतलब कहता है ऐसा कौन सा स्पीड कंट्रोल है जिससे मोटर को, डीसी मोटर को 0 से सामान्य गति और समान गति से अधिक गति में आसानी से बदलाव कर सकता है, एक ही स्पीड कंट्रोल। तो हम क्या बताए थे कि नॉर्मल स्पीड से एक ही स्पीड कंट्रोल ऐसा है जिसका उपयोग करके हम लोग नॉर्मल स्पीड से, समान स्पीड से कम स्पीड भी कर सकते हैं और समान स्पीड से ज़्यादा स्पीड भी कर सकते हैं। वो कौन सा होता है? बार्ड-लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम। बार्ड-लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम। तो कहता है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से समान से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करता है? तो बार्ड-लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। यानी कि 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बार्ड-लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टाइपिंग बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? बाइंडिंग में हम लोग टेप जो लगाते हैं, यानी कि कोई बाइंडिंग है, बाइंडिंग के ऊपर क्या कहते हैं कि हम एक रैपर लगा देते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर एक बाइंडिंग दूसरे वायर को हम लपेटते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वायर एक दूसरे से सट के शॉर्ट ना करे। तो ये कहता है कि बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? तो बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य कंडक्टर को लपेटने के लिए होता है। वार्प द कंडक्टर को लपेटने के लिए, कंडक्टर के लपेटे से होता है, एक कंडक्टर के ऊपर दूसरा कंडक्टर को लपेटने के लिए। तो कहता है बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? तो वार्प द कंडक्टर को लपेटने के लिए के उद्देश्य से होता है। अब आगे देखिए क्या होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के डीसी आर्मेचर में फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक होता है? तो किस प्रकार के बाइंडिंग, डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक होता है? तो फ्रंट पिच, तो देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि देखिए बाई बी बराबर क्या होता है? बाई एफ माइनस 2।
इसमें देखिए क्या है, बैक पिच जो है फ्रंट पिच से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्रंट पिच है। और फ्रंट पिच में अगर 2 कम कर देंगे तो क्या आएगा, बैक पिच। तो बैक पिच क्या है, कम है फ्रंट पिच से। फ्रंट पिच से अगर बैक पिच कम है तो ये होता है प्रोग्रेसिव, ये होता है रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। ठीक है, ये क्या हो जाता है, रेट्रोग्रेसिव, RETROGRASIV, रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होता है। ठीक, लेकिन अगर देखिए बैक पिच जो है, बैक पिच बराबर फ्रंट पिच प्लस 2, अब क्या हो गया कि बैक पिच क्या हो गया, फ्रंट पिच से ज़्यादा हो गया, बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, PROGRESSIV, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। यानी कि क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब बैक पिच अगर फ्रंट पिच से कम रहे तो रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग, और अगर बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा रहे तो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो देखिए 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक है। तो फ्रंट पिच क्या है, बैक पिच से अधिक है, तो इसमें क्या होगा, डी नंबर, रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। अब देखिए कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त किया जाता है। आसन मतलब एक दूसरे के बाद एक पोल के बाद दूसरा जो पोल होता है। ठीक, अगर कोई 4 पोल का कोई मोटर है, देखे होंगे कोई मोटर रहता है उसमें 4 पोल रहता है, तो 4 पोल रहता है, तो एक पोल नॉर्थ रहता है, एक पोल साउथ रहता है, फिर एक पोल नॉर्थ रहता है, जैसे इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से। ठीक, देखिए 4 पोल हो गया। अब इसमें क्या होता है कि एक ये नॉर्थ होता है, एक ये साउथ होता है, फिर ये नॉर्थ होता है, फिर ये साउथ होता है। तो एडजेसेंट कहते हैं कि जैसे ये साउथ है इसके अगला इसका एडजेसेंट कहलाएगा। ठीक, यानी कि आसन पोल कहलाता है। तो इसमें कहा गया कि 4 पोल डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे पाई जाती है। तो विपरीत ध्रुवता कैसे पाया जाएगा, तो विपरीत ध्रुवता पाने के लिए क्या करते हैं कि धारा प्रवाह को अलग दिशा बनाते हैं, मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। करंट जो उसमें फ्लो करता है वो अलग अलग दिशा में फॉलो करवाते हैं। तो जब अलग अलग दिशा में फॉलो करवाते हैं तो क्या होता है, वो अपना अलग अलग पोल बना लेता है। इसी कारण एक नॉर्थ पोल बनाता है और एक साउथ पोल बनाता है। तो इसका क्या होगा, 42 का डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाने के लिए। धारा प्रवाह को क्या कहता है, अलग दिशा बनाता है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या प्रक्रिया है। जैसे रिवाइंडिंग अगर करते हैं, फिर से हम बाइंडिंग अगर करते हैं, देखते हैं मोटर जल जाता है, तो मोटर जल जाता है तो मिस्त्री के पास ले जाते हैं, तो क्या करता है कि पहले पूरा बेड्स जो होता है, जो स्लॉट जो होता है, उसको क्या करता है कि साफ करता है। ठीक, तो ये कहता है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह कौन सा प्रक्रिया है। तो ये क्या करता है, खांचे की सफाई करना, बाइंडिंग निकालना, और कहता है वेजेज को हटाना। जो हम उजला का जो कवर लगाते हैं, जैसे ये खांचा होता है, खांचा में जब हम कंडक्टर देते हैं उसका बाद उजला सा एक पेपर रहता है, उससे हम उसको ढक देते हैं, तो उसी को हटाने के लिए हम इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या प्रक्रिया है, तो कहता है रिमूविंग ऑफ वेड्स को हटाने के लिए। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्या कहता है कि किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो यह जो बाइंडिंग है ये किस प्रकार के आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो देखिए हम क्या बताए थे कि अगर बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, और अगर बैक पिच फ्रंट पिच से कम हो तो उसको हम लोग रेट्रोग्रेसिव मानते हैं। तो ये देखिए क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है बैक पिच बाई बी, और ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, फ्रंट पिच। तो देखिए क्या बैक पिच क्या है, बड़ा है फ्रंट पिच से, तो जब बैक पिच ज़्यादा हो फ्रंट पिच से तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोग्रेसिव
लैप बाइंडिंग। अभी तो हम जानवे करते हैं कि जहाँ से चला और फिर वहीं पे आके अगर बाइंडिंग मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप बाइंडिंग। और चूंकि ये क्या है, बैक पेज फ्रंट पेज से ज़्यादा है तो प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। तो इसका क्या 44 का क्या हो जाएगा, किस प्रकार के आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है, तो सी नंबर हो जाएगा 44 का सी नंबर, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है। तो डीसी कंपाउंड मोटर है, इसके घूर्णन की दिशा हम लोग कैसे बदल सकते हैं, तो बदलने का इसमें क्या कर सकते हैं कि बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट। अगर आर्मेचर करंट का दिशा ही चेंज कर देंगे तो क्या होगा कि घूर्णन की दिशा चेंज हो जाएगा, क्योंकि करंट हम अभी हम ऊपर क्या बताए थे कि करंट की दिशा पे क्या करता है, निर्भर करता है रोटेशन की दिशा। तो करंट का दिशा जिस तरह से हम देंगे, आर्मेचर करंट हम जिस डायरेक्शन में देंगे तो क्या होगा, उस तरह से उसका कंपाउंड डीसी मोटर का घूर्णन चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये का बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, इसमें देखिए क्या है, आर्मेचर करंट और क्षेत्र दोनों की दिशा चेंज करने के लिए कर रहा है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि अगर क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा अगर चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर घूर्णन की दिशा चेंज नहीं होगा। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 45 का आंसर ए हो जाएगा, 1 नंबर। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा की दिशा को बदल देंगे, ठीक। अब कहता है 46 बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। तो अभी हम क्या बताए थे, इससे ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है, तो क्या था, बार्प द कंडक्टर को लपेटने के लिए, ठीक ना। तो बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य सी नंबर, 46 का सी नंबर, बार्प द कंडक्टर। अब देखिए आगे है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 क्या क्या हो गया, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें देखिए ऊपर बताए थे क्या है, ये फ्रेम ओपन है, तो फ्रेम ओपन है तो इसमें जो भी फॉल्ट होगा तो ओपन फॉल्ट ही होगा ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए नंबर ओपन कॉइल फॉल्ट, बी में शॉर्ट कॉइल फॉल्ट, ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट और ग्राउंडेड कोर फॉल्ट। तो इसमें क्या होगा आपको दिया हुआ है, पहले भी बता चुके हैं, इसका ये क्वेश्चन एक आया था। तो देखिए जब ओपन है, बाइंडिंग क्या है, ओपन है, कवर नहीं किया हुआ है, तो इसमें जो फॉल्ट होगा क्या होगा, ओपन कॉइल फॉल्ट। तो कहता है कौन सा बाइंडिंग दोष या परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ओपन कॉइल फॉल्ट हो जाएगा। 47 का आंसर ए। अब देखिए 48 क्या कह रहा है कि किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। कहता है कौन सा डीसी कंपाउंड मोटर, अब देखिए यहाँ क्या कर दिया, डीसी कंपाउंड मोटर को लोड हम कितना भी चेंज करेंगे, लोड ज़्यादा कम कुछ भी अलग अलग देंगे, लेकिन उसका गति क्या रहेगा, नियत रहेगा, गति चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड रहेगा। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट का। अगर क्या बोल दिया कंपाउंड मोटर है, तो अगर कंपाउंड मोटर नहीं दिया हो रहता तो कौन सा होता, तो इसका मान हो जाता है डीसी शंट मोटर, क्योंकि डीसी शंट मोटर में आप लोड बढ़ाइए या घटाइए स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये तो सिर्फ डीसी मोटर नहीं पूछा है, डीसी कंपाउंड दे दिया, तो कंपाउंड में डिस्क्राइब करना है तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। तो किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड के पर नियत गति से संचालित किया जाता है, तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। अब आगे देखिए क्या है 49 नंबर, कहता डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जोड़ा जाता है। हम क्या बोले थे अभी, नो बोल्ट कॉइल, वही नो बोल्ट ट्रिप कॉइल। तो इसको कहता कि कैसे जोड़ा जाता है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल जो होता है वो कैसे जोड़ा जाता है। तो उस टाइम क्या देख पाता थे कि सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ देख लीजिए कौन सा है, कनेक्टिंग इन सीरीज विथ शंट फील्ड, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। तो डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर नो बोल्ट कॉइल कैसा जुड़ा रहता है, तो शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, यानी कि 49 का आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए 50 और ये क्या हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो कहता कि 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है।
एकदम इजी है, इससे ऊपर भी हम बता चुके हैं। क्या बताएं कि 4 पॉइंट अगर स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है। तो होल्डिंग कॉइल में जो प्रतिरोध हम जोड़ते हैं तो काहे जोड़ते थे, लिमिट करने के लिए, क्या करंट को लिमिट करने के लिए। तो क्या लिमिट करंट इन एनबीसी, यानी कि नो वोल्ट ट्रिप कॉइल में करंट को लिमिट करने के लिए। वही बोले थे धारा को, करंट को, आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए। तो कहता है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है, तो लिमिट करंट इन एनबीसी। 50 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है, तो लिमिट करंट इन एनबीसी। एनटीसी में धारा सीमित करने के, एनबीसी में धारा को सीमित करने के लिए। तो 50 क्वेश्चन इसमें था, आज पूरा हो गया। अब कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ये आपका टोटल सीरीज 25 नवंबर तक ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर पढ़ के जाएं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें, यानी कि वीडियो आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।